हेलो फ्रेंड, अब तक आपने अगर इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पिछला पार्ट जरूर देखें। अब तक आपने पढ़ा सलोनी अपने हाथों को देखकर बुरी तरह चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सब लोग छत पर आ जाते हैं। चेतन सलोनी को दोनों कंधों से पकड़कर संभालते हुए बोलता है, क्या हुआ सलोनी? चेतन की बात सुनकर सलोनी सवाल भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती है, कभी अपने हाथों की तरफ। सलोनी रोते हुए बोली, चेतन देखो ना, ये क्या हुआ है? मेरे हाथ कैसे लाल हो रहे हैं, जैसे खून में लाल हो रहे हो। जैसे ही सलोनी की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी, सलोनी रोते हुए चेतन के हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गई। चेतन देखो ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कपड़े को, मेरे हाथ में खून की तरह लाल क्यों हो रहे हैं? बताओ ना आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं छत पर कब आई और अब ये सब? प्लीज़ चेतन, प्लीज़ बताइए ना। सलोनी की इस तरह रोता देख अनीता जी की आंखें भर आई। अनीता जी सलोनी को संभालते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ऐसा क्यों रो रही हो? अब चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ, आज पग फेरे के लिए जाना है ना। चेतन सलोनी को संभालते हुए बोला, अरे सलोनी, तुम भी ना कमाल करती हो। ये सब कल जो रश्मि हुई थी रात को, ये वही है। तुम्हारे हाथों में आलता लगा हुआ है, वही तुम्हारे कपड़ों पर भी लग गया था। तुम्हें याद नहीं? और तुम मेरे साथ ही छत पर आई थी दोबारा। बाद में थकान की वजह से तुम्हें याद नहीं होगा। अब ये सब बातें जाने दो, मेरे साथ चलो नीचे, तुम्हारे मायके जाना है ना। अनीता जी और किशोर जी भी चेतन की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ बेटा, चेतन सही कह रहा है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। सलोनी बोली, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? चेतन ने कहा, अरे यार बताया ना, तुम थक गई थी। इतना कहकर चेतन सलोनी का हाथ पकड़कर नीचे अपने कमरे में ले आया और खुद सलोनी के कपड़े उतारने लगा। सलोनी अब तक यह समझ नहीं पा रही थी कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है जो कि चेतन ने बताया है तो फिर उसे याद क्यों नहीं है। वह चाहे कितनी ही क्यों ना थक जाए, ऐसे भूल तो नहीं सकती सब कुछ। तभी सलोनी की नज़र आईने में उसके ही चेहरे पर पड़ी, जो खून में पूरी तरह सना हुआ था। खुद की शक्ल देखकर सलोनी फिर से चीख पड़ी और अपने ही हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। चेतन जल्दी से सलोनी के पास आया और उसे गले लगाकर चुप कराता हुआ बोला, क्या हुआ सलोनी, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें समझाया ना अभी, प्लीज़ मत रो ना यार, तुम ऐसे रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चेतन की बात सुनकर सलोनी ने और भी कसकर चेतन को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी शक्ल पर भी पूरा लाल लाल हो रखा है? कल रात की बात याद करके चेतन खुद डरा हुआ था। सलोनी को कुछ भी याद नहीं था। चेतन सलोनी को समझाते हुए बोला, अरे बाबा, मैंने कहा ना, कल रात वही तुमने रश्मि की थी, उसके बाद आलता तुम्हारे कपड़े में भी लग गया तुम्हारे हाथ से, और तुमने उसी से अपना मुंह भी पोंछ लिया था। इसी वजह से ये सब हुआ था। चलो अब चुप करो और मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, जल्दी से तैयार हो जाओ, घर से फ़ोन भी आता होगा पग फेरे के लिए। तभी अनीता जी दरवाजे पर खटखटाने लगी। दोनों खुद को संभालते हुए वहीं बेड पर बैठ गए और चेतन ने आवाज़ लगाई, आ जाओ मम्मी। अनीता जी चाय और नाश्ता लेकर अंदर कमरे में आई और बोली, सलोनी बेटा, नाश्ता कर ले और फिर तैयार हो जा। अभी चेतन के फ़ोन पर तुम्हारे घर से फ़ोन आया था। और चेतन का फ़ोन चेतन को देते हुए बोली, ये ले बेटा, अपना फ़ोन तूने कल रात नीचे ही छोड़ दिया था। इतना कहकर अनीता जी कमरे से चली गई। सलोनी बस चुपचाप कपड़े उठाकर बिना नाश्ता किए नहाने के लिए चली गई। चेतन का भी मन कुछ उखड़ा हुआ सा था। उसने भी नाश्ते की प्लेट उठाकर साइड में रख दी और वहीं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सलोनी और चेतन दोनों तैयार होकर नीचे आए। अनीता जी ने दोनों की नज़र उतारी और जाने के लिए पगफेरे की रस्म का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। चेतन ने छवि से कहा, छवि तू भी हमारे साथ चल। लेकिन कल के बाद छवि सलोनी के सामने आने से भी डर रही थी। छवि अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं भैया, आप ही लोग जाओ। और फिर अनीता जी बोली, एक काम करो, तुम आराम से जाओ, अगर कोई दिक्कत की बात हो तो वहीं रुक जाना। अनीता जी की बात सुनकर सलोनी बोली, दिक्कत? कैसी दिक्कत माँ जी? भला हमें जाने और आने में क्या दिक्कत हो सकती है? और ये रस्म तो शाम को वापस आने की होती है ना, तो फिर हम वहाँ कैसे रुक सकते हैं?
और यह मेरी पहली रस्म होगी शादी के बाद। मेरे मायके में अच्छा नहीं लगेगा ना मैं अकेले जाती हुई। एक काम करिए, आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। सलोनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए किशोर जी भी बाहर से आते हुए बोले, हाँ चेतन की माँ बहू सही कह रही है, हम सब चलते हैं बहू के साथ। अच्छा नहीं लगेगा अकेले जाएंगे, बच्चे तो। अनीता जी, छवि और चेतन सवाल भरी नज़रों से किशोर जी की तरफ देख रहे थे। किशोर जी इशारों में उन्हें दिलासा देते हुए बोले, तैयार होने के लिए बोले। किशोर जी की बात सुनकर सलोनी खुश हो गई। घर के सभी लोग तैयार होकर सलोनी के साथ उसके पग फेरे की रस्म के लिए चल पड़े। वहां जाकर सलोनी सबसे बहुत हंसकर सबसे खुश होकर मिली। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये कल रात वाली ही सलोनी है। सबसे मिलने के बाद जब सब लोग दोपहर को खाना खाने के लिए बैठे, छवि बार बार सलोनी की तरफ देखकर डर रही थी। उसे डर लग रहा था कि सलोनी कल की तरह ही कुछ करेगी, लेकिन सलोनी को नॉर्मल तरीके से खाता देख और खाने से जल्दी उठता देख कर चेतन के परिवार वाले खुश भी थे, यह सोचकर कि सलोनी अब ठीक है, और हैरान भी थे कि आखिर सलोनी ने इतना जल्दी खाना कैसे खा लिया। कल तो उसने इतना सारा खाना खाया। खाना खाकर सलोनी अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में चली गई। बाहर सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अनीता जी किशोर जी से बोली, सुनिए जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और उन्हें बात करने के लिए दूसरे कमरे में ले आई। चेतन और छवि भी उनके साथ ही आ गए। सबके बहुत सारे सवाल थे और सवाल सिर्फ किशोर जी के पास। अनीता जी बोली, पहले तो यह बताइए आपने हम सबको आने के लिए क्यों कहा, और सलोनी को देखकर लग नहीं रहा कि अब कोई दिक्कत वाली बात है। आप तो पंडित जी के पास गए थे ना, क्या हुआ? उन्होंने कुछ तो किया है तभी सलोनी ठीक लग रही है अब। किशोर जी कहते हैं, हाँ मैं जब सुबह गया था पुजारी जी के पास तब मैंने उन्हें पूरी बात तो नहीं बताई, क्योंकि पुजारी जी किसी काम में लगे हुए थे। मैंने उन्हें थोड़ी सी बात बताई थी जिससे वो समझ गए, और उन्होंने कहा अभी आप घर जाइए, मैं पूजा करूँगा, लेकिन आपको अपनी बहू और बेटे के साथ शाम को मंदिर आना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी हम सलोनी को अकेला ना छोड़ें, इसलिए मैंने सबको साथ आने के लिए कहा। और मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए, शाम का वक्त भी हो चला है, हमें पुजारी जी के पास भी जाना है। छवि ने जाकर सलोनी से तैयार होने के लिए कहा। सलोनी अपने घर में सभी से मिलकर विदा लेने लगी। छवि ने धीरे से अनीता जी के कान में कहा, मम्मी आप भाभी के परिवार वालों को बता क्यों नहीं देती कल जो भी हुआ? भाभी कैसे कैसी हरकतें कर रही थी। अनीता जी ने भी सोचा कि छवि ठीक कह रही है, उन्हें सलोनी के परिवार वालों से बात करनी चाहिए। इससे पहले अनीता जी किशोर जी से यह बात करती। किशोर जी ने जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहा। फिर अनीता जी भी सोचने लगी कि शाम को पुजारी जी के पास तो जा ही रहे हैं, जो भी होगा वह ठीक कर देंगे। सभी लोग विदा लेकर गाड़ी में बैठ गए और चल दिए। चेतन ड्राइविंग कर रहा था, सलोनी उसी के साथ आगे बैठी थी, बाकी सब लोग पीछे बैठे थे। सभी लोग हंसते हुए बातें करते जा रहे थे। तभी एकदम सलोनी चिल्लाकर बोली, चेतन। सलोनी की इस तरह आवाज़ सुनकर सभी लोग डर गए। उन्हें लगा कहीं सलोनी को फिर से कुछ तो नहीं हो गया। चेतन ने एकदम से ब्रेक लगाई और बोला, क्या हुआ सलोनी, तुम ठीक तो हो ना? सलोनी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और मैंने बस इसलिए आवाज़ दिया आपको कि आप इस सीधे वाले रास्ते से मत जाइए, यह दूसरा वाला रास्ता है ना, इससे चलते हैं। चेतन बोला, पर सलोनी इस रास्ते से हमें देर हो जाएगी और हमें घर जल्दी भी पहुंचना है। किशोर जी भी पीछे से बोले, हाँ बेटा ये रास्ता तो लंबा है, हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। सलोनी बस एक ही बात बार बार रटे जा रही थी, मुझे इसी रास्ते से जाना है, मुझे इसी रास्ते से जाना है। चेतन ने सलोनी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सलोनी ने एक बात नहीं सुनी। वह बस अपनी ही बात पर अड़ी रही। हार कर किशोर जी और अनीता जी ने कहा, ठीक है बेटा, जहाँ से बहू कह रही है वहीं से चलो। चेतन ने गाड़ी मोड़ी और दूसरी तरफ घुमा दी और गाना चलाकर सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। शाम हो चली थी, सूरज भी डूब गया था। रास्ता इतना लंबा था कि अंधेरा हो गया, लेकिन वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सलोनी फिर से चिल्लाई, गाड़ी रोको। चेतन हंसते हुए बोला, अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा मैं, तुम हर बार अपनी बात मनवा लेती हो। अब हम सीधा घर जाएंगे, मैं थक गया हूँ यार। सलोनी ने चेतन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा गाड़ी रोको।
पीछे से छवि हंसते हुए बोली, भैया अब तो भाभी हाथ भी पकड़ रही है, अब तो रोक लो। छवि की बात सुनते ही सलोनी ने तिरछी नजरों से आंख निकालते हुए छवि की तरफ देखा। सलोनी को इस तरह अपनी तरफ देख छवि डर गई। अनीता जी और किशोर जी ने भी देखा कि किस तरीके से सलोनी आंख दिखा रही है। तभी सलोनी ने चेतन का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। चेतन डर से कराह उठा और उसने ब्रेक लगा दी। चेतन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? अभी बैलेंस बिगड़ जाता फिर क्या होता? और यहाँ पर क्यों रुकवाई गाड़ी तुमने? यहाँ कोई दुकान है ना कुछ, तुम भी पता नहीं क्या करती हो। चेतन अपना हाथ देखते हुए बोला, बहुत तेज मरोड़ दिया तुमने मेरा हाथ सलोनी। अनीता जी बोली, क्या हुआ चेतन बेटा, ज़्यादा तेज तो नहीं लगी? अनीता जी इससे पहले सलोनी से कुछ कहती सलोनी गाड़ी से बाहर उतरकर सड़क पर चलने लगी। सलोनी को इस तरह सड़क पर चलता देख सब लोग हैरान रह गए। छवि डरकर अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर बैठ गई और बोली, मम्मी मुझे लग रहा है भाभी जरूर कल की तरह हो जाएंगी, आज भी ऐसे ही कर रही हैं। चेतन छवि को चुप कराते हुए बोला, पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। ठीक है अब वो पापा ने बताया ना पुजारी जी ने पूजा कर दी होगी, हो सकता है उससे वॉशरूम वगैरह जाना हो। एक काम कर, तू भी उसके साथ चली जा। छवि डरते हुए बोली, नहीं भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनीता जी बोली, तू वहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर अनीता जी सलोनी के पीछे पीछे चल पड़ी और सलोनी को कई बार आवाज़ लगाई, सलोनी सलोनी रुक जा, कहाँ जा रही है, मैं भी आती हूँ। सलोनी पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था, वह बस चुपचाप सड़क पर चले जा रही थी। चेतन और किशोर जी गाड़ी में ये से देख रहे थे। किशोर जी ने चेतन से कहा, बेटा मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, सड़क भी सुनसान है और अंधेरा भी हो रहा है, एक काम कर तू भी अपनी माँ के साथ जा। चेतन ने कहा, ठीक है पापा मैं देख कर आता हूँ, आप छवि का ख्याल रखना। इतना कहकर चेतन भी सलोनी के पीछे पीछे चल दिया। उसने भी कई बार आवाज़ लगाई, सलोनी सलोनी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो। सलोनी बस चुपचाप चले जा रही थी, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चेतन भागता हुआ अनीता जी के पास आया और बोला, मम्मी आप यहीं रुको, अब थक जाओगी, मैं देखता हूँ। इतना कहकर चेतन आगे निकल गया। अनीता जी को भी सलोनी की फिक्र हो रही थी, वह भी धीरे धीरे चल रही थी। थोड़ी दूर जाने पर सलोनी वहीं रुक गई और सड़क से उतरकर सामने की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। चेतन भागता हुआ सलोनी के पास आया और उसे इस तरह मुस्कुराता देख हंसते हुए बोला, क्या यार सलोनी, तुमने तो इतना भगा दिया मुझे, इतना दूर आना था तो गाड़ी में बैठकर आ जाती ना, और तुम किसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। चेतन जैसे ही सलोनी के बराबर में आकर खड़ा हुआ, उसने सामने देखा तो हक्का बक्का रह गया, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, कभी सामने देखता तो कभी सलोनी की तरफ। दोस्तों आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा।